जय हिंद। मैं हूं तौसीफ रेजा और आप देख रहे हैं मार्गदर्शन एजुकेशन पॉइंट। हम लोग पिछले वीडियो में व्याकरण के बारे में जान रहे थे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है, खासकर 10वीं बिहार बोर्ड और 12वीं बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम लोग कल व्याकरण से शुरू किए थे और व्याकरण का इतिहास, व्याकरण के प्रकार, व्याकरण के प्रकार, वर्ण शुरू किए थे और वर्ण में हम लोग कुछ जाने हुए थे। स्वर वर्ण भी हम लोग कल जाने हुए थे। तो स्वर वर्ण जो है वह 13 होते हैं। इससे हम लोग अब आज आगे के क्लास लेंगे। तो स्वर वर्णों की संख्या 13 होता है और कल हम बताए थे कि आने वाले समय में किस तरह से ये संख्या घट सकती है। उसके बाद कालमान के अनुसार स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, हर्षों स्वर और दीर्घ स्वर। हर्षों स्वर में है कि जिन स्वरों का उच्चारण कम समय में होता है, यानी कम समय लगता है, उसे हर्षों स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्षों ई, हर्षों उ, री, री इत्यादि, ये हर्षों स्वर हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखें दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जिसके उच्चारण में हर्षों स्वर से दुगुना समय लगता है या अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ। अच्छा, ध्यान देंगे, कहीं अ से ज़्यादा समय ले रहा है आ का उच्चारण। ठीक है, ये ज़्यादा समय ले रहा है कब से, किससे, अ से। ठीक है, तो आ जो है वह दीर्घ स्वर हो जाएगा, अ हर्षों स्वर हो जाएगा और आ दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, ए, ये सब जो है औ औ ओ औ, ये जो है दीर्घ स्वर है। कौन स्वर है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, दीर्घ स्वर है। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। दीर्घ अगला पॉइंट है। दीर्घ स्वर में ए, ओ, औ संयुक्त स्वर हैं। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4। कितनी है? 4 है संयुक्त स्वरों की संख्या। ठीक है, 4 है। दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनता है। बिल्कुल सही। दीर्घ स्वर जो है वह 2 शब्दों के योग से बनते हैं। और याद रखिएगा कि दीर्घ स्वर से संयुक्त स्वर लिया गया है और संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। आगे बढ़ते हैं। जाति के आधार पर जाति के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं। एक है समजातीय। क्या है? समजातीय। दूसरा है विजातीय। एक है समजातीय, दूसरा है विजातीय। समजातीय का मतलब होता है कि अपने ही, अच्छा, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो जानते हैं जाति यानी एक खास किस्म के समुदाय को, उसको जातिकरण के नाम से यानी जाति का नाम दिया गया है और उससे हम लोग उसको जानते हैं ना। तो सेम उसी तरह जैसे हम लोग अगर बात करें तो इसमें मतलब उसमें हम लोग मनुष्य में जाति खोजते हैं और इसमें हम लोगों को स्वर में जाति खोजना है। ठीक है,
अच्छा, समजातीय को स्वर्ण कहते हैं, ठीक है। और इसमें आ, ये देखिए, ये सेम जात का, मतलब एक ही समुदाय का है। ये ई उ री, ये जोड़े जो है आपस में एक दूसरे क्या है, समजातीय माने जाते हैं, ठीक है। अब है विजातीय अस्वर्ण। इसमें विजाति मतलब जाति पास पास, मतलब अपना जाति नहीं होना चाहिए। एक अपना जाति, एक दूसरा जाति, एक दूसरा जाति, एक तीसरा जाति, एक तीसरा जाति, एक चौथा जाति। जैसे यहाँ पे है कि आप देख सकते हैं अ दीर्घ उ ई ना, दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ, मतलब ये अलग अलग जाति। ये यहाँ से आप इसको जो है अ बना लीजिए, ये अलग अलग जाति है, जो अलग अलग जाति का जो है पेयर बनाया गया है। तो ये जो है विजातीय हो गया, ठीक है। क्या हो गया, विजातीय हो गया। तो ये जान गए कि समजातीय जो होता है वो जाति मतलब अपने में, जैसे आ ई उ, ये समजातीय हो गया, ठीक है। विजातीय का अगर बात करें तो विजातीय यानी एक कोई और जात दूसरा कोई और जात हो, वो दोनों साथ हो, तो उसको बोलते हैं विजातीय, विजातीय, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं स्वरों के उच्चारण। स्वरों के उच्चारण कई प्रकार से होते हैं, ठीक है। उच्चारण से संबंधित हम लोग जानेंगे, जैसे निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, अनुनासिक, अनुस्वार, यहाँ पे सानुस्वार हो गया, अनुस्वार होगा, और विसर्ग, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। निर्नुनासिक जो है वो क्या है, केवल मुंह से बोले जाने वाला स्वर वर्ण को निर्नुनासिक कहते हैं। केवल मुंह से बोला जाए, कैसे बोला जाए, केवल मुंह से, यानी जो ध्वनि सिर्फ मुंह से निकले, नाक से ना निकले, ठीक है, उसमें नाक की कोई सहायता न ली जाए, उसको क्या बोलेंगे, निर्नुनासिक बोलेंगे। जैसे अभी, यहाँ पे देखेंगे अभी, आधार, इच्छा, इधर, आप, अपना, घर ना, ये सब में नाक की कोई, अगर नाक को बंद करके हम इसको बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आसानी से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, निर्नुनासिक कहने का मतलब है कि वो बोली जो सिर्फ एक मुंह से बोला जा सके, उसमें नाक की सहायता न ली जाए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, निर्नुनासिक। जैसे मैं समझ गया। नेक्स्ट पॉइंट है अनुनासिक। अनुनासिक ऐसे स्वर का उच्चारण नाक और मुंह से होते हैं, यानी दोनों से होते हैं, नाक और मुंह से होते हैं। किसका, अनुनासिक का, ठीक है। ऐसे स्वर का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होते हैं, जैसे गांव, इसमें देखिए गांव लिखा हुआ है, गांव, और उस पर चंद्र बिंदु, ठीक है, तो उसका उच्चारण नाक से आएगा। दांत, आंगन, उंगली, ये थोड़ा सा नाक इसमें भी सहायता दे रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, अनुनासिक। क्या बोलेंगे, अनुनासिक बोलेंगे, ठीक है। इसमें स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे, इसमें स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे है अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वार की जो ध्वनि है नाक से निकलती है। जैसे अंगूर, देखिए अगर अंगूर उच्चारण कीजिएगा तो उसमें जो ध्वनि है नाक का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंग, ईंट, इसमें नाक जो है बहुत अहम भूमिका निभा रही है, ठीक है। तो इसमें स्वरों के ऊपर जो है अनुस्वार लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है, अनुस्वार, यानी एक छोटी सी बिंदु, ठीक है,
इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं। इसके बाद आता है विसर्ग। ठीक है, विसर्ग स्वर के बाद आता है। कभी भी विसर्ग जो है वो स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। अच्छा, हम लोग अधिकतर जो विसर्ग का क्या बोलते हैं कि अच्छा विसर्ग का चिन्हित ऐसे किया जाता है ना, इसको विसर्ग बोलते हैं। और विसर्ग का उच्चारण जो है ह की तरह किया जाता है। ठीक है, स्वतः, पुनः, अंतः ना, लास्ट में ह आता है। संस्कृत में इसका काफ़ी व्यवहार किया जाता है, बिल्कुल है। जैसे मनः कामना, मत, स्वतः, दुख, अंतःकरण ना, ये सब जो है क्या है, विसर्ग है। ये जो आप दिख रहे हैं लास्ट में, ये जो प्रयोग किया जा रहा है ना, ये बिंदु, इसको क्या बोलेंगे, विसर्ग बोलेंगे। ठीक है, और ये ह का उच्चारण देता है। ठीक है, इसका ज़्यादा प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, और यह जो है स्वर के बाद आता है। याद रखिएगा, किसके बाद आता है, स्वर के बाद आता है। इसमें स्वरों के बाद विसर्ग, ध्यान दीजिएगा, देखिए यही विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नोट थोड़ा सा देखते हैं। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन। अनुस्वार जो है और विसर्ग न स्वर में माना जाता है उसको, न व्यंजन में माना जाता है, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। किसके सहारे चलते हैं, स्वरों के सहारे चलते हैं। जैसे आप हम लोग क्या बोलते हैं कि पढ़े हुएगा, अ आ हम लोग पढ़ते हैं, तो लास्ट में अंग और अ, ये विसर्ग और ये अनुस्वार, इसको ना स्वर माना जाता है न व्यंजन माना जाता है, दोनों में से कुछ नहीं माना जाता है। ठीक है, और ये स्वरों के सहायता से चलता है। नहीं मानने के बावजूद भी ये किसके साथ रहता है, स्वरों के साथ रहता है। स्वर और व्यंजन दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ना। इस संबंध में किशोरी दास का कथन है, कि ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वर नहीं और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं। ठीक है, पश्चात मतलब बाद में आते हैं, इसलिए व्यंजन भी नहीं है। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो है बीपीएससी टीआरई 1 नहीं 2 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अयोगवाह कितने होते हैं। ठीक है, और अयोगवाह क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वे स्वर, मतलब वे स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है, फिर भी स्वरों के साथ व्यंजनों के साथ रह रहा है ना। क्या हो जाएगा, अंग और अ, ये दोनों जो है अयोगवाह है। क्या है, अयोगवाह है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, अयोगवाह अर्थ योग ना होने पर भी साथ रहे। योग ना होने पर भी क्या रहना, साथ रहना, उसको क्या बोलेंगे, अयोगवाह बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है कमेंट करेंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।